अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक और मुसलमान आज फिर से चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से इस मुद्दे पर फिर से जोर दिया है और आज हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु भी यही है। बहनों भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी वकालत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन संबोधित करते हुए दी। 3 तलाक के महत्व और पसमानदा मुसलमान यानी मुसलमानों में जो पिछड़ी कम्युनिटी है उसके साथ क्या जातियां हुई, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने काफ़ी विस्तृत तरीके से और बहुत वक्त के बाद मुसलमानों पर प्रधानमंत्री ने बड़े ओपन स्पीच दी। मोदी और मुसलमानों का क्या रिश्ता है और इस रिश्ते में इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है, और आज पसमानदा मुसलमानों की तरफ से बैटिंग करके प्रधानमंत्री ने इस कंसोलिडेटेड कम्युनिटी के भीतर से पसमानदा कम्युनिटी को एक तरह से पीड़ित और शोषित करार देने की कोशिश की। आज उठे उनके मुद्दों में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आने वाले चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत की सरकार कोई डिसाइसिव एक्शन लेगी, कोई निर्णायक पहल लेगी। पहली बात। दूसरा विषय यह है कि 3 तलाक के महत्व और भारत सरकार के उस निर्णय और उसका मुस्लिम बहनों में, मुस्लिम बेटियों में, मुसलमानों की महिला वर्ग में इसके इम्पैक्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री काफ़ी कंसर्न्ड है, यानी ये दूसरा विषय होगा। और तीसरा, मुसलमानों के कंसोलिडेटेड एक बड़े वोट बैंक में पसमानदा कम्युनिटी को अलग से चिन्हित करने की कोशिश। ये 3 प्रमुख विषय हैं और तीनों को मैं कहता हूं कि समग्रता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमने वाला मुद्दा है। इसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज पर लागू होगा। इसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म, यानी एज ए हिंदू भी आप जो कुछ प्रिविलेज पाते हैं वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एज ए क्रिश्चियन आप जो कुछ प्रिविलेज पाते हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा। एज ए मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज आपको जो प्रिविलेज हासिल है वो भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंटायर कम्युनिटी के लिए। आईपीसी सब पर लागू है, लेकिन प्रॉपर्टी, एडॉप्शन और मैरिज, ये कुछ मूल ऐसे विषय होते हैं जो धार्मिक रिलेटेड चीज़ों पे किए गए। जैसे हिंदुओं में है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मुसलमानों में भी प्रॉपर्टी, शादी और एडॉप्शन को लेकर उनके अपने नियम कानून लागू हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आईपीसी सब पर लागू है। तो यूसीसी आएगा तो इससे चेंजेस क्या होंगे, हमारी सोसाइटी का बिहेवियर पैटर्न क्या होगा? क्या यूसीसी का कोई विरोध हो रहा है? यूसीसी के आने से नुकसान और फायदे किसके हैं, इस पर समग्रता से बात करनी होगी। लेकिन बहनों भाइयों, ये भी आज स्पष्ट है और आज पूरे दिन मीडिया में इसका एक बड़ी बहस चल रही है कि मोदी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है और क्या ये रिश्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन है, और क्या इंटरनेशनल अटेंशन के बाद इस रिश्ते को प्रधानमंत्री और डिफाइंड करना चाहते हैं, इसको और सरल करना चाहते हैं। बीजेपी, मोदी और राइट विंग क्या मुसलमानों के नज़दीक आना चाहता, उनको गले लगाना चाहते हैं, और क्या वाकई में मुसलमानों के प्रति धारणा उनकी बदल रही है? इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी का भी पक्ष आना चाहिए कि उनका अब क्या नज़रिया है, क्योंकि ये नज़रिए में बड़ा ज़बरदस्त बदलाव है। कम से कम आज जिन लोगों ने स्पीच सुनी है उनका तो यही मानना है। स्पीच का जो नज़रिया है वो केंद्रित इन्हीं सब बातों पे है। उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। भारत में हर चीज़ चुनाव की राजनीति से जोड़ी जाती है और जोड़ी जानी भी चाहिए। डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना ये भी अहम बात होती है, तभी आप अपनी नीतियों को लागू कर पाएंगे। और शायद बीजेपी और मोदी ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीत रहे हैं।
तो अब मुसलमानों का क्या नज़रिया होगा? मैं अब इसको रिवर्स करता हूं कि मोदी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है। अब इसको रिवर्स कर लीजिए। कैसे? मुसलमान मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, मुसलमान बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या धारणा है? क्या पसमानदा कम्युनिटी को मुसलमानों की इस कंसोलिडेटेड वोट बैंक से अलग किया जा सकता है? क्या मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ अलग किया जा सकता है? अगर आज के स्टेटमेंट को आप देखें तो ये 3 हिस्से में मुसलमानों की कम्युनिटी को अलग अलग करके देखने एक बर्ड आई व्यू की कोशिश है। मुस्लिम मेल्स अलग, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, महिलाओं को 3 तलाक और पसमानदा एक अलग आइडेंटिटी। क्या ये बातें प्रभावकारी हैं और क्या ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में कोई मदद कर पाएंगी? इस देश की राजनीति में कुछ भी संभव है, एक से बढ़कर एक सामाजिक प्रयोग चलते हैं। यह हो सकता है कि बीजेपी का सामाजिक प्रयोग हो, लेकिन हमें रुक कर इस बात को अभी समझना होगा कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया। अब यह देखना पड़ेगा कि उधर से क्या प्रतिक्रिया आती है, वो इस कदम को कैसे ले देते हैं। कोई संदेह के मन से लेते हैं या फिर मोहब्बत भरी कोई पेशकश मानते हैं और ये भी या फिर ये मानते हैं कि ये तो हमारे विरोध में ही है। क्या है? आज डिबेट में इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप कुछ बयान सुन लें। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते, मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। भाजपा की डूबती नाव है, तो अब किसी मुद्दे पे लड़ नहीं सकते। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो अब उन्होंने ध्रुवीकरण के लिए किया। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, दूसरी तरफ आप ध्रुवीकरण करके नफरत की दुकान खोल रहे हो। दोनों के बीच ये हिंदुस्तान की जनता है, वो प्यार, मोहब्बत, धर्म, आस्था पे जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं वो प्रदर्शित होता है। उन्होंने गारंटी शब्द की आलोचना की। गारंटी तो देश में अरविंद केजरीवाल देते हैं। शिक्षा की गारंटी, बिजली की गारंटी, पानी की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, और गारंटी देते हैं तो दिल्ली में गारंटी पूरी की, पंजाब में गारंटी देते हैं तो पंजाब में गारंटी पूरी की। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप सिंह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन हैं। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। मुसलमानों के मन में संदेह है आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ऑफर हुआ है, ये माना जा रहा है कि उनके कंसोलिडेटेड वोट बैंक को तोड़ने की एक कोशिश। देखिए, यह 15/85 के बीच का फैसला है। 85% पसमानदा मुसलमान किनारे किया हुआ है, उसकी मलाई जो है वो 15% खा रहा है। उसको आज मोदी जी ने जो है जब बोला है तो सबको बहुत मिर्ची लगी है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले, उसकी खेती करने वालों के ऊपर आज एक बहुत करारा प्रहार मोदी जी ने किया है। कारण क्या है कि जातियों में बटा हुआ है और जातियों में भी ऐसा बटा हुआ है कि वहां पर एक दूसरे से कोई खाना तक साझा नहीं करता है।
उनको हक देने की बात तो दूर है, साथ में बैठ करके खाना तक नहीं खाते, एक दूसरे के यहाँ कोई रिश्ता और व्यवहार नहीं रखते हैं, और यहाँ तक कि जो है इबादत की गाहों में भी जो है तमाम अंतर वहाँ पे उनके यहाँ होता है कि एक दूसरे की इबादत गाहों में भी नहीं जा पाते हैं। तो मेरा साफ साफ कहना है, मोदी जी ने यही कहा है कि हम जो है हमने जो है उनको जो है पहचाना है, हमने उनके छत पर उनके घर को पक्के घरों का मालिक बनाया है, हमने कोई भेदभाव जो है पसमंदा मुसलमानों से ना करके उनको पक्के घर दिए, उनको उस घर में हमने बिजली का कनेक्शन दिया, उस घर में हमने उनको शौचालय दिया, हमने उनको इलाज करने का बीमा दिया कि वो बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, मुफ्त में राशन हम उनको दे रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई। अचानक मुसलमानों से इतनी मोहब्बत का कोई कारण है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग ठेकेदार थे उन्होंने आज तक क्या दिया है मुसलमानों को डराने के अलावा? सिर्फ डराया है कि भारतीय जनता पार्टी से डरो, और डरा करके वोट लेने का उन्होंने काम किया है, जिससे कि मुस्लिम समाज पिछड़ा रहा है, पढ़ने नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष के ऊपर मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि इन्होंने एक तबके को खाली लालच दिखाया है, कभी कुछ दिया नहीं है, और चूंकि उनको डर था कि अगर इनको हम दे देंगे तो यह जो है समाज में उठकर खड़े होंगे, इनका सशक्तिकरण हो जाएगा। मोदी जी ने उनका सशक्तिकरण किया है, हमने उनको मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन दिया है, रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया है, उनके रोजगार बढ़ाने में हमने सहायता करी है, और उनको उनके घरों में। आलोक जी, क्या हिंदू कम पड़ गए जो अब मुसलमानों के गले में माला पहनानी पड़ रही है? क्या देश में सभी नागरिकों को एक साथ रहने का अधिकार नहीं है क्या? यही तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मूलभूत अधिकारों से इनको वंचित रखना चाहिए क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी बांट करके समाज के नहीं देखा। हम संप्रदाय, जाति, धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं, और उसका लाभ हर गरीब वर्ग को हम देते हैं। हम किसी का हक नहीं मारते। इस राउंड का एक और सवाल है आपसे। क्यों बैठ रहा है? इस राउंड का एक और सवाल है, मुसलमानों से इस मोहब्बत को आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हम भारत के हर नागरिक से मोहब्बत करते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता आज देश का प्रधानमंत्री है, जिसने गरीबों का ख्याल रखा है, उस गरीब की झोपड़ी में अन्न कैसे पके उसकी चिंता करी है, उसको समाज में बांट करके धर्म और जाति के चश्मे से मत देखिए। उसने सबको बराबर का अधिकार दिया है। बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी जी, सुरक्षा का अधिकार दिया है। धन्यवाद। इसलिए उस महामानव को कटघरे मत खड़ा करिए। फराज किदवई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। किदवई जी, स्वागत आपका। ये अचानक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की मुसलमानों से मोहब्बत, ये आपको थोड़ा चौकन्ना नहीं करती? ब्रजेश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है एज एन इंडिविजुअल कि हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम से देखना ठीक नहीं होता है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और एक ये अखबार है द हिंदू, ये मैं लाया हूँ, और इसकी कॉपी कल का ये अखबार है, और मैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई आलोक अवस्थी जी, उनसे कहिएगा पढ़ेंगे। इसकी जो हेडिंग है उसमें लिखा है, मेघालय ट्राइबल काउंसिल टू अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज इट विल अफेक्ट ट्रेडिशंस। क्या है ब्रजेश जी के मुझे लगता है कि अब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई होगी। परफेक्टली, आप बोलते हैं। जी। तो क्या है कि देखिए, यहाँ भारत जो हमारा देश है, जो कहा जाता है कि विविधताओं का देश है, और करीब 400 लैंग्वेजेस अप्रॉक्सीमेटली बोली जाती हैं, और करीब 8 रिलीजन हैं, और हर रिलीजन के हर सेक्ट के अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। मैं अपने अवस्थी जी को एक बड़ा अच्छा, मुझे आज फिर एक श्लोक याद आ गया। आपके चैनल पे पिछली बार आए थे तब दूसरा श्लोक सुनाया था, आज मैं पंडित जी को दूसरा श्लोक सुनाऊंगा कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो अवस्थी जी, अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं मतलब भी आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या है कि हर चीज़ को हम लोग हिंदू मुस्लिम के उससे नहीं देखें, देश को हम लोगों को आगे ले जाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको मेघालय वाली बात बताई। तीसरी बात यह है कि बीजेपी के ब्रजेश जी मैनिफेस्टो में तो ये 1980 से शायद या 1984 से पड़ा हुआ है। जब 4 स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शंस सर पर हैं, तभी इसकी क्यों याद आती है? दूसरी बात यह है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है ये इक्वलिटी के इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा, कंसर्न माइनॉरिटीज के लिए और खासतौर पर मुसलमानों के लिए बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं वो अगर शो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ी चिंता की बात नहीं है? क्योंकि हिंदुओं का मेजॉरिटी वोट के बाद अब आप पर भी निगाह है। ब्रजेश जी, देखिए, अगर ये कंसर्न शो कर रहे हैं तो आलोक अवस्थी जी आपके चैनल पर बोल करके जाएं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 20 मुसलमानों को एमपी के टिकट देंगे, तब मैं बात करूंगा इनसे। पूछिए, देंगे ये?
पूछिए 20 टिकट देंगे क्या? देखिए क्या है ना कि ये खाली एक पॉलिटिकल हथकंडा है। इलेक्शंस आने वाले हैं तो एक नई चीज छोड़ दिए ताकि डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके और फिर उसको इनकी सरकार के जो पिछले 9 साल के जो काम हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं, उनको दबाने के लिए एक नया मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया। ब्रजेश देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये लोग बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं कि ये तो खाली मुस्लिम्स की बात करते हैं। अगर वो मुसलमानों को न्याय देना चाहते हैं, मुसलमानों में जो पिछड़ी कम्युनिटी है, पसमानदा समाज, उसको अगर न्याय देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, मुसलमान बेटी बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपको नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। अच्छा ब्रजेश जी, खाली करने दीजिए। ब्रजेश जी, खाली मुसलमानों को क्यों न्याय देना चाहते हैं? पूरे देश की जनता को न्याय दें। और पूरे देश की जनता को न्याय तब मिलेगा जब 1% लोग पूरे देश के आज 22% नेशनल इनकम पे उनका कब्जा है, और टॉप 10% के जो लोग हैं वो 57% पूरी नेशनल इनकम पे कब्जा किए हुए हैं। 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी पर डे 375 रुपए से कम है। आपको उनको इनकी न्याय कब नियत मिलेगा? पर क्यों संदेह है? बिल्कुल नहीं इनकी नियत पर संदेह है, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। जब काम नहीं किया है, देश में गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो इनको कोई ना कोई नया शोषा चाहिए, कोई ना कोई नया मुद्दा चाहिए ताकि डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके ये अपना उल्लू सीधा कर सके। प्रदीप सिंह, लेकिन ब्रजेश जी एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा प्लीज, 2 सेकंड, कि मुस्लिम समाज से पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, 80 में से जब उनकी बारी आएगी निश्चित रूप से पूछूंगा। आपका टिकट धन्यवाद। प्रदीप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी शुक्रिया आपका। आपके टॉप लीडर यानी राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं, और आज मोदी जी ने मुसलमानों के लिए पूरे दिल से मोहब्बत उड़ेल दी। थोड़ा इनसिक्योरिटी लग रही है आपको? नहीं ब्रजेश जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने साफ और स्पष्ट ये कहा कि कमजोर मुसलमानों और पिछड़े मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पिछड़े मुसलमानों की जब बात करते हैं और पिछड़े समाज की जब आप बात करते हैं तो आपको बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में अगर दलित नौजवान घोड़ी पे चढ़ता है तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें लाठियों से पीटते हैं, और विपक्ष के नेता जब वहां पहुंचते हैं तो आप उन्हें भी लाठियों से पीटते हैं। सवाल इस बात का है कि देश का प्रथम नागरिक अगर आज मंदिर में पूजा से वंचित रह जाता हो तो इस तरह की बात करने वाला संगठन और इस संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग किसी भी समाज के पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करें या उनके लिए कुछ, अगर वो मुसलमानों को अपनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात अगर अपनाएंगे तो ये जो बंटवारे की, नफरत की राजनीति है अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो ठीक पहल है, इसमें क्या परेशानी है? जी बात पिछड़ों की है। बात एक है, पसमानदा मुसलमान दलित और पिछड़े मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, और जब इनकी बात होती है, जिनकी बात ये अभी तक करते आ रहे थे, उन्हें तो गोली पे चढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन्हें तो लाठियों से पिटवा रहे हैं, और यहाँ तक देश के मेजॉरिटी वोट आपके हाथ से निकल रहा हो, जाने का अधिकार नहीं है। नहीं हो सकता है कि मेजॉरिटी वोट आपके हाथ से खिसकने की तैयारी हो, इस कारण आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं? नहीं, आप बताइए ना, ये सवाल है। और ये एक आप गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश मोदी और मुसलमान अगर दोनों में मोहब्बत होती है तो आपने तकलीफ क्यों है? नहीं, तकलीफ नहीं है। हम सवाल इस बात का है कि आप हर पिछड़े जो भी समाज का पिछड़ा तबका है उसका सम्मान कैसे बढ़ेगा? उसका सम्मान अगर वो अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो आप उसे लाठियों से पीटेंगे, ऐसे आप सम्मान आप सिर्फ एक मुद्दा अगर आपने देखें कंपैरिजन मोदी और मुसलमानों के प्रेम, वो मिस्र गए, मस्जिद में गए, और कितना आपको एविडेंस चाहिए? नहीं, बात तो बार बार आप देखिए, देश का प्रथम नागरिक अगर आपने दलित दिया और आपने उससे पूजा का अधिकार छीन लिया तो ये बात का कहना और करने में जमीन आसमान का अंतर है। एक्चुअली आप मुसलमानों पे कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, बात देखिए, मुसलमान ने हर पिछड़े तबके के लिए कांग्रेस बोलना को चाहते वोट हैं, तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों पर एक बोल्ड स्टेटमेंट आपका देने से कतरा रहे हैं। ब्रजेश जी साफ और स्पष्ट है, कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि ऐसा राजनीतिक दल जिसने आज तक अपना कोई भी राष्ट्रीय इनके जो मदर बॉडी उसका राष्ट्रीय नेतृत्व कभी दलित नहीं हुआ। ओके, आप दलित पर फंसे हुए हैं, ठीक है। दलित वाले मसले पर जब बात करेंगे आपको जरूर सम्मान देंगे और आपको बिठाएंगे भी। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी स्वागत आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा आजकल गारंटी का एक नया ट्रेंड चला है, तो उन्हें आपकी गारंटी से बेहतर, उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान, लुटेरा बचेगा नहीं, इसकी मोदी गारंटी देते हैं, और आपसे बड़ी गारंटी उन्होंने पेश की है। देन देखिए, देश में अगर गारंटी की बात आती है तो भारतीय राजनीति के वर्तमान राजनीति काल में सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, जो कहते हैं कि बिजली हाफ कर देंगे और आते हैं तो माफ कर देते हैं। तो हमने टाइम बाउंड पब्लिक में डिलीवरी देना, गारंटीड अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है, तो आम आदमी पार्टी ने प्रचलन शुरू किया और देश की अब तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको फॉलो कर रही हैं। ये अब इसके लिए हम खुश होते हैं, इसके लिए हमारे लिए अच्छाई की बात है। अब नरेंद्र मोदी जी तो वो वाली गारंटी की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है,
महाकाल के नाम पे सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हो जा रहा है, मूर्तियां, खंडित मूर्तियां टूटी जा रही हैं, कुछ नहीं होता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां कुछ नहीं होता, जहां जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां राई में पहाड़ ढूंढने का काम करने लगते हैं। अब नए तरीके की चीजें समझ, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका न बीजेपी का मतलब नफरत, बीजेपी का मतलब बांटना, बीजेपी का मतलब जाति और धर्म के नाम पे अलग अलग लोगों को बांटना, लड़ाना, मारना, काटना, वो भारतीय जनता पार्टी को जब विपक्ष की एकता से डर उनको लगने लगा है तो बौखला के अब वो अलग अलग ट्रैक चेंज करने लगे हैं। किस तरीके वाला से तंज उन्होंने आप पर किया है? निश्चित तौर पे वो जानते हैं कि गारंटी की जब बात होती है, अरविंद केजरीवाल की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी है जो टाइम बाउंड डिलीवरी की बात करती है। हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम 1 हफ्ते के अंदर बिजली का रेट सस्ता कर देंगे, हमने बिजली माफ कर दिया, हम पानी माफ कर देंगे, हम पानी माफ कर देंगे। लौट कर मूल मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुसलमानों के साथ बीजेपी और खुद के रिश्तों को बड़ा सहज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों आप मिस्र में देखें तो मस्जिद में गए, उसके बाद भोपाल से उन्होंने आज तकरीबन 25 मिनट मुसलमानों पर काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया जो बहुत वक्त से नहीं आया था। आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हुई? नहीं, इनसिक्योरिटी किसी बात की नहीं। जब यूएस के दौरे पे जाते हैं और वहां पे सवाल पूछा जाता है, 9 साल में 9 सवाल का जवाब भी मोदी जी नहीं देते हैं। एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब किस तरीके से देते हुए भागे, पानी पीने की कैसे जरूरत पड़ गई, सबने देखा। जो पार्टी और 80 और 20 के नाम पे राजनीति कर देती हो, जो जनता के मूल मुद्दों पे राजनीति ना करती हो, उससे अगर वो इतने असहज होते तो फिर मस्जिद क्यों जाते? मस्जिद तो गए ना। तो निश्चित तौर पे आप यही देखिए ना कि देश में भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम भक्तों का क्या होगा, ये सोचने की बात है। हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, वो कहते हैं कि नहीं देश आरएसएस से चलेगा। पर यह भी तो हो सकता है कि मुसलमान वोटों पर आप लोगों के एकाधिकार को अब चोट लगे। किसी तरीके से कोई चोट नहीं लगेगा। देश में सबने देखा है कि कौन नफरत की राजनीति कर रहा है, कौन बांटने की राजनीति कर रहा है। वो देश की विपक्षी एकता की मजबूरी है कि आज मोदी जी को भी देश के संविधान के पक्ष में बात करनी पड़ी है। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट और उनकी स्पीच में ये जो 3 विषय जिनका मैंने जिक्र किया, यूसीसी, 3 तलाक और पसमानदा मुसलमान, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी बोल्डली पक्ष रखा। आपका क्या दृष्टिकोण है? स्पेशली पसमानदा वाले पे पहले भी मैं आपके साथ डिबेट कर चुका हूँ। क्या इस हिस्से को मेन स्ट्रीम के मुसलमानों से अलग किया जा सकता है? उनके पैटर्न को चेंज किया जा सकता है बीजेपी द्वारा? बहुत बड़ा विषय है और 2024 के पहले बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार मोदी कौन सी स्ट्राइक करेंगे। तो माफ़ कीजिएगा, स्ट्राइक का एक हिस्सा पहले से रिजर्व रखा था जिसको हम यूसीसी कहते हैं। एक बहुत बम्पर अटैक है जो बहुत बड़े निशाने साधने वाला है। इसका अंदाज़ा अपोजिशन को भी था, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व और मोदी सरकार की भी थी। आज उन्होंने एक बड़े फलक पर इस चीज़ को सामने रखा है। देखिए, अगर एथिकली देखें, टेक्निकली देखें, लीगली देखें, सामाजिक परिवेश की दृष्टि से देखें तो कोई शक नहीं कि अधिकांश लोग चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो। खाली मुसलमानों पर थोड़ी लागू होगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे अगर लागू हुआ तो मेघालय में जो खासी जनजाति होती है, जो घर की मालिकिने औरत होती हैं, लड़के को लड़की घर पाकर रहना पड़ता, उसको भी बदलाव करना पड़ेगा। मुसलमानों में भी जो शरिया कानून से चलने वाले तमाम फैसले हैं जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल या उसके नीचे है, शादी हो जाती है, ये सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। लेकिन भारतीय समाज का जो ताना बाना है और जो वातावरण में जो क्लिष्टता है, जो एक धार्मिक आधार पर कट्टरता का भाव बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, ऐसी सूरत में इसको लागू करना, 3 तलाक का कानून लागू करने से ज़्यादा व्यावहारिक रूप से ये टिकलिस होगा, दिक्कत ज़्यादा पैदा करेगा जी। हालांकि फर्क क्या पड़ेगा सबको पता है। क्या बीजेपी और मुसलमान एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? जब आदमी, अब आप स्वयं बताइए ब्रजेश जी, आंकड़े देख लीजिए, आपसे ज्यादा विद्वान उत्तर प्रदेश को कौन है जो समझता है चीजों को जमीन पर। क्या अखिलेश यादव के बाद
2022 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान किसके साथ आए? क्या इसके पहले लोग सोच सकते थे कि मुसलमानों का एक छोटा क्लास जो जो बैकवर्ड मुसलमान होता है, जिसके यहाँ सहूलतों का अभाव है, जिसका आज पीएम ने मेंशन किया, वो भाजपा को वोट करेगा? वोट किया है, मैं आपसे लगातार कहता रहा हूँ, अपने गांव पड़ोस की मिसाल देख कहता रहा हूँ। तो ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड हो गया। जब टेस्टेड एंड ट्राइड हो गया तो फिर इसको बड़क फलक ले जाने की तैयारी है ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं। और ये सारी वोटिंग ट्रेंड जरूर मुझे एक बड़ा नगर हिस्सा निगम के है। चुनाव में देखने को मिला कि मुस्लिम बाहुल्य जब मैं कहता हूं तो मैं मानता हूं कि 95% वोट उनके होंगे, और उन कई वार्डों से भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं आपको क्या बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबी स्ट्रेटजी, लंबी प्लानिंग के बाद किसी चीज को अमल में लाने की कोशिश करती है, और शायद पिछले 9 वर्ष से लगातार उसका जो डंका बज रहा है, कम से कम हिंदी हार्टलैंड में, पूरे देश में, उसकी एक बड़ी वजह वो भी है। और आप जान लीजिएगा, सबसे बड़ी चीज, जब उन्होंने इस बात को टेस्ट कर लिया, उनका ब्लड निकाल करके कि इनकी वाकई दिक्कत क्या है, जी, ये इतने दिन से वंचित क्यों हैं, इस सोसाइटी के लिए कभी किसी ने काम क्यों नहीं किया, तो अब उसी को बार बार कुरेद करके कुछ बेहतर करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फराज किदवई की एक बात में बहुत तर्क है और कौन दम भी अपोज है करता है कि आपको अगर मुसलमानों के बीच काम करना है, विशेष तौर पर पसमानदा मुसलमानों के बीच या मुस्लिम महिलाओं के बीच, तो उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? हेमंत जी, अब एक बात समझिएगा, बहुत छोटा सा जवाब दे रहा हूं। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो चुनाव का मुनाफे वाला गणित है, उसमें ये इक्वेशन सेट नहीं बैठता है। अब हर आदमी मुख्तार अब्बास नकवी और सिकंदर बख्त और आरिफ मोहम्मद खान नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये यूसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लागू करना चाहते थे। लेटर ऑन राहुल गांधी के मरहूम पिताजी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी, जब कांग्रेस लगातार सरकारें बनाती रही थी, तो कांग्रेस में भी इस बात पर बड़ा गंभीरता से वो था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वक्त की नब्ज को समझा है, और मुझे लगता है धन्यवाद हेमंत जी से 2014 2019 जीते शुक्रिया हैं। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें मैं जिन 3 मुद्दों का जिक्र किया, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इन मुद्दों पर डिस्कशन किया, विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं और बेटियों के साथ हुए अन्याय को लेकर, और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को लेकर कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और इस कौम की तरक्की होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को आगे बढ़कर गले लगाना चाहते हैं? उनका मन साफ है, या मुसलमानों के प्रति उनमें मोहब्बत की भावना आई है और नफरत कम हो? मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, सब बातों को इनकार करता हूं। यह सारा खेल शुरू हुआ अमेरिका के दौरे से, जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका जैसे देश में सवाल पूछ लिया जाए कि आपकी हुकूमत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो ये डूब मरने की बात है। प्रधानमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो चेहरे का रंग देखने वाला था, जो सकपकाहट थी जवाब की, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। अब उसके बाद से सारा खेल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से सीधे उड़े और मिस्र पहुंच गए, और इजिप्ट में मस्जिद में नंगे पैर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र में मस्जिद में नंगे पैर चल रहे हैं, और भारत में उन्हीं के राज में, उन्हीं के देश में, उन्हीं के हुकूमत में मस्जिद तोड़ी जाती है। यूसीसी पर आप बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में कुछ बोलते हैं, मिस्र में कुछ बोलते हैं। उनको बहुत फिक्र है मुस्लिम महिलाओं की, कि बेटी, मैंने स्पीच सुनी कि जब बेटी की शादी होती है और 10, 15, 20 साल के बाद उसको तलाक दे दी जाती है, तो उसकी भाइयों पर, उसके पिता पर क्या बीतती है। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जिस बेटी की वो बात कर रहे थे, जब उसी बेटी की बेटी
हिजाब में जब चलती है और जब पीछे से गुंडे, भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे उस बेटी के हिजाब के ऊपर तंज करते हैं, फप्तियां कसते हैं, हिजाब नोचने की कोशिश करते हैं, अकेली महिला को जब सैकड़ों लोग घेर कर नारे लगाते हैं, तो उनके बाप पे और भाइयों पे क्या बीतती होगी। वो भी तो महिला है, वो भी मुस्लिम महिला है। प्रधानमंत्री जी को बहुत फिक्र मुसलमानों की। एक देश में 2 कानून कैसे हो जाएंगे? आप यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और खुद ही 2 कानून बना रहे हैं। मुसलमानों में आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे, कानून बना देंगे, यह कुप्रथा है। लेकिन उसी भारतवर्ष में एक गैर मुस्लिम अपनी गैर मुस्लिम पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ देता है। तो मैं पूछ रहा हूं वालों को बस्ती साहब से कि जब किसी हिंदू बहन को उसका पति बिना तलाक दिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकार करता है, तो उसके बाप पे, उसके भाइयों पे क्या बीतती है? ये 2 कानून कैसे? अगर मुसलमानों के साथ अपने पेचीदा रिश्तों को बीजेपी ठीक करना चाहती है, क्या आप लोगों के मन में कोई असुरक्षा की भावना है? सर, मैंने आपसे कहा कि आपको जवाब देना होगा और कड़वे सवालों का जवाब देना होगा। मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप मिस्र में बोल रहे थे कि सब सुरक्षित, आप अमेरिका में बोल रहे थे कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। इसी भारतवर्ष में सिर्फ ईद और बकरीद पे अगर कोई मुसलमान सड़क पर या किसी पार्क में नमाज पढ़ ले तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसको जेल भेजा जाता है। और इसी हिंदुस्तान में कोई गैर मुसलमान हमारा हिंदू भाई अगर सड़क पर मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दे, जागरण कर ले, तो उस पर कुछ नहीं होता है। इसी भारतवर्ष में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रकबर को, पहलू को, जुनैद को, नासिर को जब गाय के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है कि नहीं गाय का गोश्त नहीं खाने देंगे, इखलाक के घर की पतीली चेक की जाती है, तो किरण रिजिजू के घर की पतीली क्यों नहीं चेक की जाती है? आपके मन में ये संदेह क्यों उत्पन्न होता है कि बीजेपी मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव रखती है? तो अगर समाज को आगे लाना चाहते हैं क्यों नहीं चेक करते तो उनको आगे लाने दीजिए, पता चल ही जाएगा कि वाकई में लाना चाहते हैं या सिर्फ राजनीतिक बयान है। ये तो कुछ दिन में स्थिति स्पष्ट ही हो जाएगी। इतने सवाल आप इतनी जल्दी कोई प्री ऑक्युपाइड माइंड क्यों है? अभी समझ में आ जाएगा। नहीं, इतना क्यों वेट करना? अभी पूछ लीजिए। मैं एमआईएम का लीडर हूं, मैं एमआईएम का नेता हूं। मैंने कई बार कहा कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसा कानून बनाइए गाय पर। आप नहीं बना रहे। आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, आप पसमानदा की बात करते हैं। गुजरात के नरसंहार में 90% पसमानदा मारे गए। अलीमुद्दीन अंसारी पसमानदा, तबरेज अंसारी पसमानदा, इखलाक पसमानदा, जुनैद नासिर पसमानदा, पहलू खान पसमानदा। लेकिन आपने आलोक अवस्थी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो शादियां होती हैं उसमें बड़ा भेदभाव होता है, मुसलमानों में बड़ा जातिवाद है और बड़े लोग आगे नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों को पीछे पढ़ाया जाता है। काफी भेदभाव का ये जिक्र कर रहे थे, ऐसा है? ये परेशान है। मैं भाषा तो इनकी बोल सकता हूं कि 4% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा किए, 6% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा, लेकिन मैं इनकी भाषा नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ एक अंसारी भी इमाम हो सकता है, मंसूरी भी हो सकता है, कुरैशी भी हो सकता है, राइन भी हो सकता है, बोल सकते हो। आपके यहाँ एक लाल जहरीली भाषा है तुम्हारी पार्टी की, तुम्हारी जो है जहरीली भाषा हो सकता है। केदारनाथ आम आदमी की भाषा में बात नहीं कर सकते हो, आम आदमी के भाषा में बात नहीं कर सकते। थोड़ा वेट करिएगा, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धन्यवाद आलोक जी। आलोक जी रुकिए, तुम्हारी पार्टी वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आज प्राइम मिनिस्टर की, धन्यवाद आलोक जी, बांट कर देखने की धन्यवाद। वीरेंद्र जी के बाद आपका पास आता हूँ, प्लीज वेट। वीरेंद्र जी आज प्राइम मिनिस्टर की, तुम अपनी पार्टी की बात करो, तुम अरे पर्सनली उलझने का वक्त नहीं है, एक मिनट। तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम अपनी बात करो, धन्यवाद। तुम्हारे लिए क्यों ऐसा एक दूसरे के लिए बोलते हैं? दोनों सीनियर लोग हैं। वीरेंद्र जी आज की इस स्पीच का आप किस तरह से पॉलिटिकल रेलेवेंस देखते हैं? देखिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर और एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मोदी का जो बयान है इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक दल के या किसी एक वर्ग विशेष धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे राष्ट्र के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं।
सरकार वो चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही सभी धर्मों और सभी वर्ग के लोगों के लिए है और उनके लिए वो चिंता करें, योजना बनाएं, उनके लिए बेहतरी के जीवन की वो इच्छा रखें। ये उनका कर्तव्य भी है क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी इन दिनों कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, कुछ प्रयोग कर रही है और जिसमें 3 तलाक का जो मुद्दा है और समान नागरिक संहिता है, ये ज़्यादा संभावनाएं बीजेपी को दिखती हैं जो वोट में कन्वर्ट हो सकती हैं आगे चलकर, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हिंदुओं को भी उतना ही प्रभावित करता है। ब्रजेश जी, एक इसकी बानगी काफ़ी पहले हमको देखने को मिली कि बीजेपी का झुकाव पसमानदा की ओर क्यों है या मुसलमानों की बात वो क्यों शुरू कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जब विधान परिषद में एमएलसी नामित किए गए तो उसमें एक नाम था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर तारिक मंजूर का। वो उनका जब नाम आया तो उससे बात साफ हुई कि बीजेपी कुछ मुसलमानों को अपने साथ करने की इच्छुक है। हालांकि यूपी में उसने 4 लोगों को उच्च सदन में भेज रखा है, जिसमें बुक्कल नवाब हैं, मोहसिन रजा है, दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश आजाद अंसारी मंत्री भी हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो ये एक मैसेज है कि हम मुसलमानों से बहुत नफरत नहीं करते, उनका कुछ वोट हम चाहते हैं, लेकिन कैसे उसकी राह में हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको हम कहीं पर कमजोर नहीं देखते। बीजेपी का हमेशा से हिंदुत्व प्राथमिकता रही। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी को इस देश में संजीवनी दिया और आज उनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत पकड़ बनी। कई बार उनकी सरकारें केंद्र से लेकर कई राज्यों में बनी। ये जो उदय हुआ बीजेपी का, वो कब सॉफ्ट हिंदुत्व में बदल गया, ये अब लोगों को एहसास होना चाहिए। लोग कहते हैं कि वोट की खातिर धीरे धीरे बीजेपी में परिवर्तन आ रहा है। बीजेपी 10 साल तक केंद्र में सत्ता का सुख भोग चुकी है। तीसरी बार वो 2024 में सरकार बनाने की इच्छा रखती है और इस इच्छा में थोड़ा से डगमगाहट तब दिखी जब हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई। इस हार का मैसेज जो जा रहा है उसकी भरपाई उन वोटों की जो 2% 5% वोट आ सकता है, वो इस पसमानदा मुसलमान, सीए और जो 3 तलाक के मुद्दे हैं, यहाँ से उसकी भरपाई क्यों ना की जाए। ये एक रणनीति हो सकती है जो बीजेपी इसको सोचती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण आज आएगी सामने कि अगर भाजपा मुसलमानों का वोट लेने लगेगी तो फिर सीए का क्या होगा, फिर लव जिहाद का क्या होगा, फिर हिंदुत्व का क्या होगा, और ये जो मुगल कालीन तमाम सारी स्थापत्य कलाएं हैं जिनके नाम बदलने को लेकर आए दिन विवाद होते हैं, इन सब चीज़ों का क्या होगा। इनको वो अपने वोटरों को कैसे समझाएगी, ये भी बातें आएंगी। देखिए, एक बात कही गई है अपने यहाँ धर्मों में, फकीरों ने, जानकारों ने कहा है कि अगर यदि मन में बैर है तो मंदिर और मस्जिद जाना सिर्फ एक सैर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमको मन दिल सब बड़ा करना पड़ेगा, बैर खत्म करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के पीछे ये बात जरूर है कि मुस्लिम वोटों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी की साख है, जो बीजेपी की ख्याति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, अब वो वहाँ पर इस तरह का कोई भी सवाल नहीं चाहती है कि उसको लेकर देश में कोई भेदभाव की बात आए। तो शायद उसके पीछे ये नज़रिया होगा। लेकिन ब्रजेश जी, ये बात साफ है कि जो मुफ्त खाने की आदत होती है वो मुस्टंडे पनपाती है, लोगों को अकर्मण बनाती है और यही खा पी कर तमाम सारे लोग राष्ट्र के खिलाफ तमाम सारी बातें करते हैं। तो मुफ्तखोरी की आदत को कभी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल
हर धर्म को इस देश ने अपनाया है, इसके संविधान से संरक्षण है, लेकिन भेदभाव तो दिखता रहता है और ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन गोपाल दास नीरज का एक शेर है, उस पर सबको समझदारी से अमल करना होगा। सुनिएगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, और हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें फीडबैक और इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, डिबेट के पहले चरण में मैंने विपक्ष के प्रवक्ताओं से ये समझने की कोशिश की, लेकिन उन सब के मन में ये संदेह है कि ये आपकी एक राजनीतिक कोशिश है मुसलमानों के वोट लेने के लिए, जबकि आप उनको राजनीतिक भागीदारी देने से बचना चाहते हैं। जी, हमने राजनीतिक भागीदारी भी दी है। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव प्रदेश में हुए हैं और हमने करीब 400 के लगभग जो है टिकट जो है में भागीदारी दी है। जहां जीतने की कंडीशन में जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको टिकट देते हैं। लेकिन मैं अभी आपकी डिबेट में ही देख रहा हूं कि अभी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद जो ठेकेदार जो बने घूम रहे लोग हैं, जिनकी पार्टियां ठेकेदार बनी हुई हैं, बौखला गए हैं, अंट संट अनर्गल कुछ भी बक रहे हैं। तो मैं उन बकने वालों को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूं। मैं फिर अपने मूल उस पर आता हूं कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर खाली वोट बैंक की राजनीति करी है और 85% लोगों को उनके हक से वंचित किया है, उनमें दुनिया है, कुरैशी है, फकीर है, नाई है, हलाल कोर है, घोसी है, धोबी है, गद्दी है, सैफी है, सिद्दीकी है, बनिहार है, दर्जी है, गुज्जर है, बंजारा है, मेवाती है, मल्लिक के तमाम जातियां ऐसी हैं जिनके यहाँ ये लोग चाय क्या पानी तक नहीं पीते हैं, भेदभाव करते हैं और सारी जो है उनके कोटे की राजनीति में उनको जो है वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाते हैं। मैं फराज किदवई साहब विद्वान व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी में ऐसे कम लोग हैं, लेकिन किदवई साहब आपने 2-3 बातें जो कही दलितों के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति रख के दलित जमीन कब्जा करते हैं और जिधर जो है उंगली उठाते हैं अगली जमीन वहां पर कब्जा करते हैं। यही आजम खान, जब अश्लील आजम खान जो महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलता है, उस समय किदवई साहब आप क्यों चुप हो जाते हैं और आपके नेता अखिलेश यादव का मुंह क्यों सिल जाता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आप पे खड़ा हुआ है। इसलिए जो है इसलिए जो है आप जो है आपकी पार्टी, तो आप आगे बढ़कर मुसलमानों को गले लगाने को तैयार हैं और अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आप उनको राजनीतिक भागीदारी देंगे, ऐसा आप भरोसा देते हैं? देखिए, मैं ब्रजेश जी इतनी जरूर बात कहूंगा, हमने हर धर्म का सम्मान किया है, जाति मत पंथ मजहब से अलग हट करके हमने काम किया है। हमने उनको मानव माना है, मनुष्य मान करके हर व्यक्ति को, जो गरीब है उसकी सेवा करी है, जनता को जनार्दन माना है, जनता जनार्दन की सेवा करी है। लेकिन मैं एक असीम वकार की बात का और मैं पूछना चाहता हूं असीम वकार से। असीम वकार ने 3-4 नाम गिनाए, एक रकबर खान का नाम गिनाया, तो मैं उनको कहता हूं रकबर खान की लिंचिंग बहुत खराब थी, लेकिन रकबर खान के साथ एक खेताराम की भी लिंचिंग वहां पे राजस्थान में हुई थी। दोनों मौतों पे वहां की सरकार ने एक को 2 लाख का मुआवजा दिया और एक को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। एक के लिए रकबर खान के लिए जो है वहां की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करी, राहुल गांधी ने बात करी, लेकिन खेताराम की आंखों से पूछने कोई नहीं गया था। और जिस कन्हैया लाल मास्टर की जब वहां पे हत्या की गई थी, तब AIMM के प्रवक्ता, थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब विष्णु गोस्वामी की हत्या हुई, वी रामलिंगम की हत्या हुई, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, थैंक यू, शुक्रिया आलोक जी, धन्यवाद। थोड़ा इस राउंड में कम समय है, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, ओके, अंकित शर्मा की हत्या हुई, फराज किदवई, ये नाम आप क्यों जाते हैं? आपसे कुछ उनके कुछ चीजों पर वो असहमत हैं आपसे। देखिए ब्रजेश जी, अभी आलोक जी ने बोला, महिलाओं की बात उठाई, तो मैं आपके माध्यम से आलोक जी से पूछना चाहता हूं कि कोई भी महिला हो, मैं भी नाम नहीं लूंगा, अगर उसके साथ रेप हुआ हो और उसके रेपिस्ट को बुला करके किसी भी राजनीतिक दल के लोग अगर उसके रेपिस्टों को माला पहनाएं, मिठाई खिलाएं, तो क्या ये सही है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ब्रजेश जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं।
तो क्या आप गुजरात का जिक्र करना चाह बिल्कुल रहे हैं? जिक्र कर रहा हूँ। बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो थे उनको माला पहनाई गई, उनके रेपिस्ट को मिठाई खिलाई गई। तो हमारे जो भाई हैं आलोक अवस्थी जी, उस पर उनकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि क्या है। दूसरा ये है कि देश का गौरव पूरे विश्व में स्थापित करने वाली हमारी जो अपराधी का सम्मान नहीं चाहते हैं, हम हर अपराधी को दंडित कर रहे हैं कि तो भाई तो आप माफी मांगेंगे क्या फिर? तो आपके विधायकों ने देखिए मुझे बोलने दिए आप आलोक जी, वो उतना ही बड़ा आलोक जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए किदवई साहब, बोलिए। तो मैं ब्रिजेश जी ये पूछ रहा हूं, तो फिर क्या आपके चैनल आजम खां की बात का जवाब दे दीजिए। आपके चैनल पर बैठ करके क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई जो प्रवक्ता हैं वो माफी मांगेंगे क्या कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बुला करके अगर उनको माला पहनाई गई? दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी जो बहनें जो दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी थी, उनको उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई, उनके साथ मारपीट हुई। ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। सब करें, समय कम है। जी कोई स्टेटमेंट आया तो क्या उस पर माफी मांगेंगे? तीसरी बात मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिजेश जी बोलना चाह रहा हूं, 10 सेकंड में मैं बस अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए बात यहाँ यूनिफॉर्म यूसीसी मैं उसी पे आ रहा हूं, एक्सेप्टेबल। देखिए ब्रिजेश जी क्या है, अभी मैं कैसे कह दूं कि एक्सेप्टेबल, अभी कैसे बोलने दीजिए, आप कंप्लीट करें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप बोलें। जी तो क्या है ब्रिजेश जी, आप बोल रहे हैं कि यूसीसी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? देखिए अभी तक जब तक के खाना बनेगा नहीं तब तक मैं क्या बोल दूं कि वो खाना अच्छा है कि बुरा है? अरे पहले मसौदा तो तैयार करिए कि क्या होगा यूसीसी में, क्या नहीं होगा। अभी से मैं कैसे बोल दूं? प्रदीप सिंह, आपको यूसीसी स्वीकार है? निश्चित तौर पर पहले मसौदा लेके आए, यूसीसी में इनके क्या है ये बताएंगे, और सदन में बहस होगी, समाज में बहस होगी, और उसकी हर चीजें स्वीकार होंगी, लेकिन पहले बताएं उनके मसौदे में है क्या बात। न्याय मिले जी, पसमानदा समाज को न्याय पसमानदा समाज ने, देश के हर पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, देश में महिला पहलवानों को न्याय मिले, कुलदीप सेंगर जैसे लोग जिनसे पीड़ित हैं उनको बिल्कुल भूषण सिंह जी जैसे लोग बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षित कर रही है, ऐसे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर किसानों के सीने पर गाड़ी का मसौदा आप देखना चाहते हैं? नहीं, मसौदा देखना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर तब कुछ पूरा देश देखना चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है मसौदा लेके। तो हम तो ये कह रहे हैं केवल ये बहस कराना चाहते हैं, यूसीसी लागू करने की तो इनकी इच्छा नहीं है। सर्वेश मिश्रा, यही एक सवाल आपसे माहौल पैदा करने की कोशिश है। यूसीसी आम आदमी पार्टी को स्वीकार है या फिर आप कोई संशोधन चाहते हैं, या फिर आपका मानना है कि ये नहीं आना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो वोट के लिए हर एक काम करते हैं। ये तो वास्को डिगामा के नाम पे वोट मांग देंगे, ये 2024 का चुनाव वास्को डिगामा के नाम पे लड़ लेंगे, बाबर अकबर हुमायूं मुगल के नाम पे लड़ लेंगे। तो इनका क्या भरोसा, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हम काम के नाम पे चुनाव पर अब तो मोहब्बत की पेशकश कर रहे हैं ना? नहीं, जब नफरत की दुकान चलाने वाले लोग मोहब्बत की बात करेंगे तो पूरे देश को सबसे पहले इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि नफरत की अगर कहीं बात होती है तो उसका पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ले ली जाती है। तो ये नफरत के पर्यायवाची लोग हैं, मोहब्बत की बात। क्या यूसीसी और पसमानदा वाला दांव काम आएगा? और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां इनकी मेजॉरिटी है काफी। देखिए यूसीसी या पसमानदा पे कुछ ऑफिशियली हो या न हो, लेकिन उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। किसको मिलना है इसको सब समझ रहे हैं, जिसको मिलना है वो लागू करने की कोशिश करेगा, और जो विरोध कर रहे हैं इसका मतलब उनका प्रत्यक्ष नुकसान है, जिसमें राष्ट्रीय फलक पर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी है। बाकी जो रीजनल स्तर पर ऐसी पार्टीज हैं जिनको बल्क में मुसलमानों को वोट मिलते रहे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका चाहे अब चूंकि नकारात्मकता तो है, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण अच्छी चीज़ नहीं है किसी मुल्क के लिए, लेकिन होती है, और इस दांव से बहुत ज़्यादा बड़े फलक पर होगी और प्रत्यक्ष फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लब्बो-लुबाब इस पूरी बहस का यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा का एक ऐसा असलहा है जो फायदा ही फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा, चाहे इसको अमल में लाया जाए, चाहे इस पे ये जेरे 2-4-6 महीना। हालांकि आसिम वकार जी, आसिम वकार, CAA NRC जब आया था तब भी आप इसी तरह की आशंका जता रहे थे, पर देखिए इतने वक्त के बाद भी अभी तक वो कोई लागू नहीं हुआ, उसका नियमावली तक नहीं बनी। तो अब यूसीसी को लेकर आपके मन में इस तरह का संदेह क्यों उत्पन्न होता है? जब मसौदा बनेगा आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, अपनी आपत्तियां कर लीजिएगा। सर चुनाव है, चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव समझ में नहीं आ रहा कैसे लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान, बहुत हैरान है, बहुत
आलोक अवस्थी साहब को मेरी बात बुरी लग गई। आपको पता है बिल्किस बानो जो है गुजरात वाली, जिसके बलात्कारियों को आप लोग संस्कारी ब्राह्मण कहते हैं, वो बहन बिल्किस बानो भी पसमानदा है। मांगेंगे माफी आप? जुनैद और नासिर आपको ब्राह्मणों से जिंदा जला दिया गया। कौन ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं? मां भी पसमानदा है, वो भी पसमानदा। बोलने का काम मत करिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रदेश का कानून बहुत सख्त है, कानून को याद रखिएगा। साहब की संस्कारी ब्राह्मण मत कहिए, बलात्कारी कह दीजिए। वो आप कह रहे हैं जहर खोलना है, शब्दों के इतना ही प्रेम है आपको मुसलमानों दे रहा हूं मैं। उन शब्दों के बारे में इतना ही प्रेम है आपको मुसलमानों से। समाज को बांट करके वैमनस्यता फैलाना और एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ आपका नकाब उतार रहा था मैं, नकाब या कानून के खिलाफ है। नकाब आपने और खलास इसके उतार के खिलाफ फेंक आप दिया। अपने सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करिएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि मैं विक्टिम बन गया हूं या मेरे साथ कैसा क्यों कर दिया है कानून ने। इसलिए मैं साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं। आप क्या कर लेंगे? आप नहीं, क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? आप समाज को बांटने का कोई बात मत करिए जबान से। आप ब्रजेश मिश्रा जी के चैनल का उपयोग अपनी जहरीली जबान से समाज को बांटने की, उसको घृणा का वातावरण बनाने की और एक तरीके से करेंगे कि आप उकसाने का जो आप काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल कानून के विरुद्ध है और आपको यह काम नहीं करना चाहिए। मैं खाली आपको बता रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं। कंट्रोल में रखिए अवस्थी जी, कंट्रोल के अंदर, समझ रहे हैं ना? कंट्रोल में बिल्कुल, जबान, दिमाग, कैसे आप लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, मैं समझ नहीं पाता हूं। रखा कीजिए आसिम वकार से। धन्यवाद। नहीं, इस तरह की भाषा एक दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्किस बानो से माफी मांगेंगे आप? धन्यवाद, धन्यवाद। माफी मांगेंगे बिल्किस बानो से? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। कृपया एक दूसरे के प्रति सम्मान का भावना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।